नमस्कार। इसके आगे मैं क्या अपना नाम बताऊं, रोज ही बताता हूं, लेकिन आज का लल्लन टॉप शो कुछ अलग है। आज आपको लल्लन टॉप में काम करने वाले तमाम लड़के लड़कियां, जिनमें से कुछ कैमरे के आगे होते हैं, कुछ कैमरे के पीछे, उनकी कहानियां सुनाऊंगा। आप कहेंगे भैया लल्लन टॉप आज खबरों का अकाल है क्या? मैं कहूंगा नहीं, खबरें हैं वो भी बताऊंगा, लेकिन बाद में। पर जो आज बताने जा रहा हूं, इस शो के पूर्वार्ध में बताने जा रहा हूं, वो मेरे और आपके घरों से सीधे जुड़ा हुआ है। तो अगर आपके घर में नई उम्र के लड़के लड़कियां हैं या ऐसे बच्चे हैं जो जल्द ही बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे, 1 बरस, 2 बरस, 4 बरस, 6 बरस में, मैं चाहता हूं आप उनको बुलाकर लल्लन टॉप शो आज का ये वीडियो ज़रूर दिखवाएं। आपके रिश्तेदारों के, दोस्तों के ग्रुप होंगे, उसमें ये वीडियो ज़रूर भेजें। आप कहेंगे अजीब आदमी है, कुछ बता रहा नहीं है और दावा कर रहा है कि मेरे वीडियो को आग की तरह फैला दो। दरअसल आज हम असफलताओं की कहानियां सुनाने जा रहे हैं और उसमें से जो सफलता की राह निकलती है उसकी कहानियां सुनाने जा रहे हैं। आज हम एक भूत को भगाने का मंत्र बताने जा रहे हैं। ये भूत है 12वीं के बाद क्या होगा, करियर में क्या करें। आप इर्द गिर्द देखिए, किसी के 98% आए, किसी के 99%, पर चेहरों पर खुशी नहीं है। 1% रह गया, 2% रह गया, उसका तो इतना आया, इसका तो इतना आया। ये जो बोर्ड का हवा है, खास तौर पर 12वीं का हवा है, आज इस हवे की हवा निकालने हम आए हैं। आज हम आपको लल्लन टॉप के साथियों की कहानियां सुनाएंगे। लल्लन टॉप के साथी, इनमें से कोई IIT से पढ़ के आया है, कोई JNU से, कोई इंडियन आर्मी में ऑफिसर रहा है, तो कोई इंडियन आर्मी में जाना चाहता था। इन सब ने अलग अलग मंजिलें सोची थी, उसके लिए प्रयास किया। कई ऐसे भी थे जिन्हें किसी और ने राह दिखाई और वो अपनी स्वाभाविक वृत्ति से इधर उधर गए। लेकिन फिर इन सबको समझ में आया कि हमारी नेचुरल कॉलिंग तो हिंदुस्तान की कहानियां कहना है, हिंदुस्तान के लोगों के पास जाना है, उनके बयान दर्ज करना है, और हम लल्लन टॉप का हिस्सा बन गए। ऐसे ही आप अपने हिस्से की कहानी पहचान सकें, अपने मूल को, अपनी वृत्ति को, अपने तत्व को पहचान सकें। इसके लिए जरूरी है कि आज हम सब किनारे रखकर, बीच के पर्देदारियों को भी थोड़ा सा खिसकाकर अपनी नितांत निजी कहानियां आपको सुनाएं। तो आइए शुरुआत करते हैं लल्लन टॉप के लड़के लड़कियों की कहानी के साथ, क्योंकि 12वीं के हौवे को हमेशा के लिए हराना जरूरी है। इस सूची में सबसे पहले हमारे छौने, हमारे साइंस एडिटर आयुष। हमारे यहाँ IIT का कितना हुआ है। IIT की तैयारी के नाम पर बच्चों को 11वीं के बाद से ही मैथ्स दिलाकर युद्ध की तरह तैयारी में झोंक दिया जाता है, लालच दिया जाता है। IIT में एडमिशन हो गया तो लाइफ सेट है। लेकिन बात इतनी सीधी नहीं है। बच्चे IIT वाली नौकरियों में मन लगाएं, ये भी जरूरी है। आपको उस लड़के से मिलवाते हैं जिसने IIT में एडमिशन लिया, इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की, लेकिन उधर मन नहीं लगा तो आ गया लल्लन टॉप में हमारे साथ साइंस की कहानियां बांटने को। मेरे पेरेंट्स ने कभी मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं बनाया करियर को लेने के लिए, और ये सबसे ज़रूरी चीज़ थी, क्योंकि आप जो भी कर रहे हैं आप उसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि तुमने ऐसा कर दिया या तुमने ऐसा कर दिया। मैंने IIT JEE के लिए प्रिपेयर करने का फ़ैसला लिया 11th-12th में, और बहुत मज़ा आया। फॉर्चुनेटली टीचर्स बहुत अच्छे मिल गए, तो पूरी प्रोसेस में बहुत मज़ा आया और अल्टीमेटली IIT क्रैक कर लिया, IIT पहुँचे। यहाँ से की लर्निंग ये थी इस फेज़ से कि मज़ा आना चाहिए प्रोसेस में। एम ऑब्जेक्टिव आपका कुछ भी, अगर आपको प्रोसेस में मज़ा नहीं आ रहा है तो इट्स नॉट वर्थ इट। IIT पहुँचे, वहाँ अलग दुनिया थी, फिल्मी दुनिया से प्रेरित होकर पहुँचे थे। आयरन मैन, 3 इडियट्स, ये सब। वहाँ अलग यात्रा चालू हुई। सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करने का फ़ैसला लिया और 2 साल किया। बहुत मज़ा आया, अगेन प्रोसेस में बहुत मज़ा आया, लेकिन लगा कि ये नहीं कर सकते हैं। इकिगाई का कॉन्सेप्ट पता चला। इकिगाई जापानीज़ कॉन्सेप्ट है। 4 सवाल हैं। आप किस चीज़ में अच्छे हैं, आपको क्या करने में मज़ा आता है, आप किस चीज़ से पैसे कमा सकते हैं, और समाज के लिए क्या हितकारी है। तो इन 4 सवालों का जवाब आपका इकिगाई है, और आप अपना इकिगाई अगर परस्यू करेंगे तो आप खुश रहेंगे जीवन में। मुझे लगता है ये सही कॉन्सेप्ट है। सिविल सर्विसेज छोड़ा, फिर द अल्केमिस्ट किताब पढ़ी, बड़ी क्रांतिकारी किताब साबित हुई। द लल्लन टॉप को मेल लिखा इंटर्नशिप के लिए, यहाँ इंटर्नशिप की, और यहाँ समझ में आया कि यार चीज़ें जो दिखाई देती हैं वो होती नहीं हैं। कैमरे के पीछे से कुछ नज़र आता है, यहाँ पे कुछ और दुनिया होती है। तो चीज़ों को करके जानिए, ये अगली की लर्निंग थी, और इसका सबसे अच्छा तरीका है इंटर्नशिप्स। कॉलेज पहुँचा, प्लेसमेंट का टाइम था, प्लेसमेंट में नहीं बैठना था, नौकरी नहीं ली। सोचा पढ़ाएंगे, लोगों ने कहा था कि पढ़ाते समझाते अच्छा हो, ये कर सकते हो। मैंने भी सोचा ये कर सकते हैं, तो ब्रेक लिया।
सौरभ द्विवेदी का फ़ोन आया 2 महीने बाद कॉलेज के, क्या कर रहे हो, क्या करना है। मैंने बताया पढ़ना है, पढ़ाना है, लिखना है, घूमना है। उन्होंने कहा लिखने का यहाँ कर लो, बाकी पढ़ने पढ़ाने का देख लो। तो मैं यहाँ साइंस कारी चालू हुआ और अपना साथ में पढ़ाता भी हूँ, मैं एक टीचर भी हूँ, फिज़िक्स पढ़ाता हूँ। तो ये जर्नी है और जर्नी जारी है। करियर कोई रियलाइजेशन नहीं होता है जो आपको अचानक आ जाता है, एक यात्रा होती है। आप धीरे धीरे खुद को समझते हैं और आपसे बेहतर आपको कोई नहीं समझ सकता है, और वो अनुभवों से ही होगा। सूची में अगला नाम निकिता सहाय। करियर में कितनी वैरायटी आप सोच सकते हैं, उसकी बढ़िया मिसाल है ये लड़की। पहले आर्मी में अफसर बनी, 5 साल सेना की नौकरी की, फिर वहां से मॉडलिंग की दुनिया में निकली, मैगजीन के कवर पर खूब फोटो छपवाई, फैशन शोज में तालियां बटोरी और फिर वहां से लल्लन टॉप की तरफ निकल ली। खबरें लिखने, पढ़ने और कवर करने की दुनिया में आ गई। लेकिन मेरी कहानी ऐसी नहीं। मैंने जब 12th का बोर्ड एग्जाम दिया था, एक अच्छी स्टूडेंट होने के बाद भी, क्योंकि मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं था और लिटरेचर की काफी फेवरेट सब्जेक्ट, मतलब लिटरेचर मेरा काफी फेवरेट सब्जेक्ट था, उसके बाद भी मैंने सबके कहने पे साइंस ले लिया, क्योंकि साइंस को अच्छा माना जाता है, साइंस इज परम पूज्य। और बायो में लेना चाहती थी, लेकिन घर वालों के सबके कहने पे मैथ्स में ले लिया, लेकिन मुझे मैथ्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। तो ऐसा रिजल्ट हुआ कि कहाँ मेरे बायो में 95 आए, मैथ्स में फेल कर गई। मतलब आप सोच सकते हैं, ऐसी फैमिली जहाँ से पढ़ाई लिखाई सब कुछ मीन करती है। बड़ी 2 सिस्टर्स बहुत होनहार है, सबसे छोटी बहन की मैथ्स में सप्लीमेंट्री आई। सबके हिसाब से मेरा फ्यूचर और मेरा करियर तो वहीं पे एंड होता है। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने लोगों की सुनना बंद कर दिया और अपने सप्लीमेंट्री को प्रिपेयर करके जल्दी से क्लियर किया। ठीक है, उसमें भी कोई 44 मार्क्स ही आए थे, कोई ज्यादा परसेंटेज नहीं बढ़ी हुई। लेकिन बायो में क्योंकि मेरे अच्छे मार्क्स आए थे, तो बेस्ट ऑफ 4 और एंट्रेंस एग्जाम देकर बिल्कुल खूब तैयारी की मैंने एंट्रेंस एग्जाम की। मैंने होप नहीं लूज किया कि भाई एक बार 12th के मैथ्स में फेल होगी तो मेरा तो आगे कुछ नहीं हो सकता, बाकी लोगों को भली लगाओ। और मैंने एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया और मेरा डीयू में एडमिशन हो गया रामलाल आनंद, इंग्लिश ऑनर्स में। उसके बाद मैंने एनसीसी ज्वाइन कर ली और मैंने कहा अब मैं पीछे नहीं हटूंगी, अब यहाँ से सिर्फ आगे और आगे ही जाना है। एनसीसी ज्वाइन किया और सेकेंड ईयर में अपने फादर की तरह एयरफोर्स ऑफिसर थे वो, सीडीएससी का एग्जाम दिया। आप बिलीव नहीं करेंगे कि जो लड़की 12th के बोर्ड एग्जाम में मैथ्स में 16 मार्क्स लगे फेल हो गई थी, वो सीडीएससी की ऑल इंडिया 4 रैंक होल्डर बन गई। इतना डिटर्मिनेशन था कि मैं आगे अच्छा करूं। आर्मी ज्वाइन की मैंने, 5 साल आर्मी में सर्व किया, एज ए कैप्टन इंडियन आर्मी छोड़ा। और उसके बाद मैंने सोचा अब मैं कोई रेगुलर जॉब नहीं करूंगी, क्योंकि मैं रेगुलर मेरी चॉइसेस नहीं। और मैंने मॉडलिंग के लिए ऑडिशन दिया। बचपन में मेरा बहुत बड़ा सपना था कि मैं भी एक दिन एक सुपर मॉडल बनूं, एकदम जेसी टाइप या जो भी उस टाइम की मॉडल्स थी जिनको देख देख के बच्चे इंस्पायर होते थे। मॉडलिंग का ऑडिशन दिया लैक्मे में और पहले ही ऑडिशन में मेरा सिलेक्शन हो गया। उसके बाद मैंने काफी मैगजीन कवर्स, कम से कम 4 या 5 मैगजीन कवर शूट किए, काफी इंटरव्यू हुआ, कैंपेन वगैरह सब बहुत अच्छे से काम किया। फिर मैंने डिसाइड किया कि अभी चलो इंडियन आर्मी ज्वाइन करना था, मॉडलिंग करना था, कर लिया, अब मुझे वापस जाना चाहिए अपने रूट्स की तरफ। और मेरे रूट्स क्या थे? इंग्लिश लिटरेचर, राइटिंग। ये सोच के मैंने बॉम्बे की एक बहुत बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में कॉपी राइटिंग का काम शुरू किया और करीब 2.5-3 साल तक कॉपी राइटिंग की। और उसके बाद मैंने कहाँ ज्वाइन किया? मीडिया के सबसे टॉप जर्नलिज्म चैनल लल्लन टॉप में। ठीक है, और आज मैं दी लल्लन टॉप के साथ जर्नलिस्ट हूँ। तो मैं ये सब आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप मेरी तारीफ करें, इसलिए नहीं, इसलिए बता रही हूँ कि शुरुआत में ही बोर्ड में ही मैं फेल हो गई थी मैथ्स में, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मैं जिंदगी से पीछे हट गई और मैंने सोचा कि अब तो मैं किसी लायक नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं कर सकती। हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ती रही और आज भी आगे बढ़ रही हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट, कीप योर ऑप्शंस ओपन एंड कभी भी नया कुछ ट्राई करने से घबराए नहीं। ऑल द बेस्ट। अब मिलिए प्रतीक्षा पांडे से। 10वीं के बाद कॉमर्स लिया, 2 साल पढ़कर समझ गई इसके साथ अपना कुछ नहीं हो सकता। फिर अंग्रेजी ऑनर्स की पढ़ाई की दिल्ली विश्वविद्यालय से और वहां से होते होते पहुंच गई पत्रकारिता में, बिना पत्रकारिता की औपचारिक पढ़ाई किए। दरअसल प्रतीक्षा फेसबुक पर बहुत मारक अंदाज में अंग्रेजी में फिल्मों के रिव्यू लिखती थी। रिव्यू क्या लिखती थी, छीछा लेदर करती थी। यही प्रतीक्षा जब लल्लन टॉप के न्यूज रूम में आई और फिर और नारी की संपादक बनी तो उन्होंने संवेदनशीलता का एक नया अध्याय भी शुरू किया। पर प्रतीक्षा के करियर की कहानी क्या है?
हेलो, नमस्ते। मेरा नाम प्रतीक्षा है। आप में से कई लोगों ने मुझे पहले भी लल्लन टॉप पे शायद देखा होगा। काफ़ी समय से मैं यहाँ काम कर रही हूँ। इनफैक्ट जब से लल्लन टॉप शुरू हुआ उसके कुछ समय पहले से ही जो स्टार्टिंग की टीम थी उसमें मैं काम कर रही हूँ। कुछ जोक्स भी हमारे यहाँ चलते हैं, फाउंडिंग मेंबर जोक्स, तो उसमें मैं शामिल होती हूँ। जब मैं स्कूल में थी 11th में जब स्ट्रीम चूज़ करनी थी, तब मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैं किसी ऐसी जगह लैंड अप करूँगी और इस तरह आपसे कैमरा फेस करके बात कर रही होंगी। ये तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था। स्कूल में आप को थोड़ा सरप्राइजिंग लगेगा, मैंने कॉमर्स की पढ़ाई की है। स्कूल में जो स्ट्रीम्स अवेलेबल थी उसमें ह्यूमैनिटीज़ लेना चाहती थी मैं, स्कूल में था नहीं, स्कूल में चेंज नहीं करना चाहती थी, तो मैंने कॉमर्स की पढ़ाई की। साइंस में बिल्कुल भी ना मुझसे मैथ्स होता था ना मुझसे बायो होता था, सो आई वेंट फॉर कॉमर्स। और मुझे एक्चुअली बहुत मज़ा आया कॉमर्स की पढ़ाई करने में। अब तो मैं काफ़ी भूल चुकी हूँ, बट उस वक्त बहुत मज़ा आया पढ़ने में। मेरा रिज़ल्ट भी अच्छा था, अच्छे कुछ 90s में मेरे परसेंटेज भी थे। लेकिन 2 साल पढ़ते पढ़ते मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार इसमें फ्यूचर नहीं करना है, क्योंकि अब मैं इससे थोड़ा सा, भले ही मेरा रिज़ल्ट अच्छा है बट मैं इससे थोड़ा सा बोर होने लगी हूँ। सो मैंने क्या किया कि मुझे लिटरेचर में इंटरेस्ट था, तो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंग्लिश लिटरेचर ऑनर्स कोर्स के लिए एंट्रेंस होता था, तो मैंने उसकी एंट्रेंस का फॉर्म भर दिया। और भर तो मैंने दिया जोश में, फिर मैंने रियलाइज़ किया कि हर कॉलेज की लास्ट डेट निकल चुकी हैं, अभी ड्यू के एंट्रेंसेस का रिज़ल्ट नहीं आया है और मैंने कोई भी बैकअप तैयार नहीं किया है। और तब तक मेरे दोस्तों ने कई सारे कॉमर्स के कोर्सेज़ में बीकॉम और इस तरह के, कुछ दोस्तों ने बीसीए वगैरह में जो कंप्यूटर्स के साथ थे उन्होंने एडमिशन्स ले लिए, और मुझे बहुत ज़्यादा नर्वस और प्रेशराइज्ड फील होने लगा कि यार अब क्या होगा, मैंने तो कोई भी बैकअप प्लान तैयार नहीं किया है। और मैं किसी भी दोस्त से बात करती थी जो मेरे क्लासमेट्स थे, वो दे वर प्रिटी श्योर कि उनको लाइफ में आगे क्या करना है, और वो सभी सीए और सीएस की फील्ड में जाना चाहते थे। और मेरे एक ट्यूटर भी थे जिनसे मैंने इकोनॉमिक्स कुछ समय के लिए पढ़ी थी, तो उन्होंने भी मुझसे कहा कि अरे तुम्हें इसी में आगे बढ़ना चाहिए, तुम कहाँ दूसरे कोर्सेज में जा रही हो। थैंकफुली मेरा एंट्रेंस क्लियर हो गया और मैंने लिटरेचर की पढ़ाई शुरू कर दी, और इंग्लिश लिटरेचर की। उस वक्त जब मैं ये पढ़ाई कर रही थी तब भी मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं इस तरह आऊँगी और एक ऐसे फील्ड में आऊँगी जिसे हिंदी पत्रकारिता कहा जाता है, जहाँ पे हिंदी में लिखना होगा, हिंदी में बोलना होगा, हिंदी में ही इंटरैक्ट करना होगा। बट एमए ख़त्म होते होते मैंने पोस्ट ग्रेड भी किया, और ख़त्म होते होते मुझे एक फ्रेंड ने अप्रोच किया कि ये एक नई साइट शुरू होने वाली है और आप लिखते हो, अंग्रेज़ी में लिखते हो, थोड़ा बहुत हिंदी में भी लिखते हो, और ट्राई करो। और मुझे लगा कि करके देखते हैं एक बार। थोड़ा सा मैं नर्वस थी, मुझे नहीं पता था एक्चुअली कि मैं कितना टिकूंगी, और 2-3 महीने मुझे लगा था कि मैं मैक्सिमम यहाँ लास्ट करूँगी, बट यहाँ 6 साल हो चुके हैं। और मैं काफ़ी उस वक्त ये भी बहुत प्रेशराइज्ड उस वक्त भी फील होता था, ये सोचकर कि मेरे सारे साथी जो हैं वो आगे एकेडमिक्स में जा रहे हैं, एमए के बाद एमफिल कर रहे हैं, पीएचडी की कोशिश कर रहे हैं, रिसर्च के लिए जगह जगह जा रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया जा रहे हैं, विदेश तक जा रहे हैं। और मैं ये सोचती थी कि मतलब यार यहाँ आगे क्या होगा, बट रेस्ट इज हिस्ट्री। मैं आपके सामने हूँ, दैट इज ऑल। अब आप मिलिए निखिल से, लल्लन टॉप शो के प्रोड्यूसर्स में से एक और नेता नगरी में मेरे को एंकर, साथ ही ये रखवाले भी करते हैं। निखिल एनडीए में जाना चाहते थे, उसके लिए 12वीं में मैथ्स ज़रूरी थी, पर इस लड़के को मैथ्स फिजिक्स समझ ही नहीं आती थी। 11वीं में फेल हो गए, जैसे तैसे 12वीं पास कर ली, पर एनडीए में नहीं जा सके। पर डिफेंस में खूब रुचि थी, तो इन्होंने अपना रास्ता बना ही लिया। रखवाले प्रेजेंट करने वाले निखिल की कहानी सुनिए। मैंने एनडीए के चक्कर में सीनियर स्कूल जो आपका होता है 10वीं के बाद, उसमें साइंस स्ट्रीम ले ली थी, लेकिन वो अपने से हुई नहीं। 11वीं में फेल कर गया था, मतलब 10 बोर्ड के बाद मैं दोबारा पास हुआ हूँ 12th के बोर्ड एग्ज़ाम में ही। उसके बीच में कभी किसी एग्ज़ाम में पास नहीं हुआ। और फिर उसके बाद मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किया ग्रेजुएशन, और उस एक अखबार में फिर इंटर्न हम करते थे। और उसके बाद मैं फिर दिल्ली आ गया और फिर से चेंज कर लिया मामला, मास्टर किया पॉलिटिकल साइंस में, उसके बाद फिर यहाँ आ गए। अब आप मिलिए हमारी नई रोस्ट क्वीन सोनाली से। कंफ्यूज थी, 12वीं पास कर ली, अब आगे क्या करना है।
फिर अखबार के कोने में एक छोटा सा विज्ञापन देखा और वहां से करियर की राह निकली। मंजिल अपने आप दिखने लगी। सुनिए सोनाली की कहानी। हाय, मेरा नाम सोनाली है। आप मुझे दी ललन टॉप पर देखते हैं। एज अ सिनेमा एंकर मैंने यहाँ ज्वाइन किया कुछ ही महीनों पहले, लेकिन बात है करियर की शुरुआत कैसे हुई। तो 10वीं में थी, 88%, बड़ी डिसेंट सी होती है एक मिडिल क्लास फैमिली में। खुश थे घर वाले कि ओके तुमने कुछ कर लिया, हम मुंह दिखा सकते हैं अपना लोगों को। और यही कॉन्फिडेंस में जो मुझे सपोर्ट मिला, मैंने पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी साइंस बायो ले लिया, ये सोचकर कि मेडिकल फील्ड में आगे बढ़ेंगे। 11th एंड आते आते मुझे लगा कि ये अपन से ना हो पाएगा। घसीटे मार के मैंने अपनी 12वीं निकाली। पास हो गए, अच्छे से पास हो गए, लेकिन ये तो पता था कि आगे जाकर ये नहीं करना है। एक दिन एक अखबार के पन्ने पर छोटे से कोने में आर्टिकल देखा, रेडियो जॉकी की जरूरत है। और उस समय बहुत जोश भी हुआ करता था, क्या करना है, रेडियो जॉकी तो स्टार होते हैं, रेडियो पे बात करनी है, मजाक अपन कर ही लेते हैं। तो चल दी ऑडिशन देने के लिए। जाकर देखा कि hundreds of people were there auditioning। छोटा सा शहर है कोटा, मैं वहीं से हूँ, और बहुत सारे लोग थे वहां पर, मुझसे उम्र में बहुत बड़े और बहुत काबिल लोग थे फॉर श्योर। अब उन काबिल लोगों में कॉन्फिडेंस हिल गया। ऑडिशन दिया, सिलेक्शन हुआ, लेकिन एज अ रेडियो जॉकी नहीं हुआ, बल्कि इंटर्नशिप का मौका मुझे मिला। अब जितने लोगों ने इंटर्नशिप करी है स्पेशली कॉर्पोरेट ऑफिसेज में, जानते हैं कि इंटर्नशिप कैसी होती है। यहाँ आपको पैसे नहीं मिलते हैं, यहाँ आपको 11 बजे भी यस सर बोलना होता है। खैर इतने हार्श समय को नहीं देखा मैंने, लेकिन इंटर्नशिप करी, खूब मेहनत से करी। और एक वक्त ऐसा आया जब कुछ हो नहीं रहा था, गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही थी, बहुत ज्यादा परेशान हो गए। और ये इसलिए नहीं सुना रही हूँ क्योंकि हर सक्सेसफुल इंसान को एक स्ट्रगल स्टोरी का बैकअप रखना होता है, बल्कि ये सच्ची कहानी है। और उस समय जब बिल्कुल उम्मीद छूट गई थी, हार गए थे, तो एक मौका मिला। उदयपुर शहर जो है, खूबसूरत शहर है, वहाँ पर पहला मौका मिला। वहाँ पर इवनिंग शो किया, उसके बाद अपने शहर कोटा आई, उसके बाद जयपुर मिला, और उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। कुछ सेलिब्रिटीज से इंटरव्यूज किए। मुझे याद है पहला इंटरव्यू ही मेरा शाहरुख खान के साथ था, और मैं बड़ी घबराई हुई सी थी, बहुत डरी थी, और मैंने बहुत बुरा कर दिया था इंटरव्यू। पर यही डर शायद सबको जिंदगी में देखने को मिलता है, एंड उसी को ओवर करने के बाद हम जो पाना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, वो कर पाते हैं, हिम्मत आ जाती है। फिर उसके बाद अहमदाबाद शहर जाना हुआ। उसके बाद एक हायरिंग प्रोसेस के बारे में पता पड़ा जो दी लल्लन टॉप में चल रहा था। सिनेमा एंकर की ज़रूरत थी, और मैंने अपने कुछ वीडियोस भेजे, अपना रिज्यूमे भेजा। कुछ समय लगा, उस समय में भी आप बहुत परेशान हो जाते हैं कि क्यों नहीं आ रहा कॉल, क्यों नहीं आ रहा, क्यों कुछ नहीं हो रहा। लेकिन फिर देयर वाज दिस गोल्डन डे, दिस गुड डे, जिस दिन मुझे कॉल आया, मुझे लल्लन टॉप में आने का टिकट मिला। एंड सिंस देन आप मुझे चैनल पर देख ही रहे हैं, तो कहना ज़रूरी है, लेकिन जिन बड़ों का आशीर्वाद और गाइडेंस रही उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही लाइफ में आप बहुत जगहों पर अटकेंगे, कहते हैं ना एक दरवाज़ा बंद होता है दूसरा खुल जाता है, तो वही आपके साथ भी होगा। आपने सोनाली लालवानी की कहानी सुनी। अब आप हमारी टीम के जेरी से मिलिए। नहीं, इनका असली नाम मनोज कुमार है, पर हम लोग प्यार से जेरी बुलाते हैं। जेरी लड़के थे, 6वीं क्लास में पढ़ते थे, और तब से मजदूरी कर रहे हैं क्योंकि परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। वो शादियों में प्रोजेक्टर लगाकर अपनी पढ़ाई के पैसे जुटाते। प्रकट तौर पर लग सकता है भविष्य को लेकर अंधेरा था, लेकिन उन हालातों से जूझता हुआ ये लड़का आगे बढ़ता रहा। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कैमरे के पीछे जेरी हैं। सुनिए उनकी कहानी। मेरा करियर तो मुझे खुद को नहीं पता कि कैसे बना है। बस ये था कि मैंने दाव खेला और वो दाव मेरा सफल रहा। हुआ कुछ यूँ था कि मतलब मेरा करियर जो मेरा पास्ट है वो कुछ ऐसा था कि मैं जब 6th में आया तो मैं घर में देखता था कि आर्थिक तंगी है, घर वाले आपस में लड़ रहे हैं, मम्मी पापा की रोज़ाना लड़ाई होती थी पैसे को लेकर के। तो काफ़ी आर्थिक तंगी थी। हम लोग एक टाइम पे नमक और मिर्च से रोटी खाते थे। तो ये सब चीज़ें चल रही थी, तो मुझे लगा कि यार काफ़ी वो हो रहा है, तो मुझे कुछ कमाना चाहिए, क्योंकि घर का बड़ा हूँ, मैं बड़ा लड़का हूँ। तो जैसे हम फिल्मों में या वैसे देखते हैं या सुनते हैं कि घर के बड़े लड़के को कमाना पड़ता है पहले, तो मैंने भी वही शुरू किया। मैं 6th में था तो मैंने एक भैया को बोला कि यार कोई पार्ट टाइम जॉब कुछ मिल जाए। तो वो शादियों में प्रोजेक्टर लगाते थे, स्क्रीन लगती है जिसमें प्रोजेक्टर लगता है, वो लाइव टेलीकास्ट होता है किसी भी चीज़ का। तो फिर मैं उनके साथ गया, एक दिन के 25 रुपये मिलते थे। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि चलो भाई 25 आ रहे हैं। अगर मैं 3 हफ्ते गया, मतलब 2 हफ्ते जाऊंगा, तो मेरे को लगभग 500-600 रुपये मिलेंगे, जो मेरे
ट्यूशन फ़ीस हो जाएगी। पर फिर जब मैं कमाने लगा तो फिर मेरे को ट्यूशन जाने का टाइम नहीं मिलता था, तो मैंने कोई नहीं। पर फिर मेरा स्कूल सफ़र करने लगा कि क्या नाम है, मेरे को स्कूल में मैं रात में शूट करता था, लगभग 3-4 बजे फ्री होते थे और फिर सुबह सुबह मॉर्निंग स्कूल होता था हमारा, तो उसमें मेरे को टाइम नहीं मिलता था सोने का, तो मैं स्कूल में जाके सोता था। और फिर ये ऐसे करते करते मैं मतलब स्क्रीन लगाते लगाते 10th में आया। तब 10th में प्रोजेक्टर ख़त्म हो चुके थे, 10th तक आते थे, और LED स्क्रीन शुरू हो गई थी, प्लाज्मा जिसे कहते हैं, तो वो लगते थे। तब मैंने वो सीखा तो वो लगाने लगा। फिर जब मैं 12th में आया तो लगभग वो भी ख़त्म हो चुका था और ये LED स्क्रीन्स आ गई थी, जो बड़ी वाली LED वॉल्स होती हैं, वो सब चीज़ें आ चुकी थी। तो मैं LED वॉल लगाने सीखा, तो उसमें मेरे दिहाड़ी जब तक एक दिहाड़ी मिलती थी, दिहाड़ी जब तक हो चुकी थी 300 रुपये लगभग, तो मेरे को 300 रुपये मिलते थे। तो मैंने वो खुशी किया। तो तभी ना जो मेरे भैया थे जिनके पास मैं काम करता था, तो उन्होंने मेरे को कहा कि यार तू मन्नू के नाम से जानते थे मेरे को, कि मन्नू तू ना जिप क्रेन सीख, उसमें ना 800 रुपये मिलते हैं। तो मैंने कहा ठीक है भैया। तो मैंने जिप क्रेन चलाना सीखी। जो जिप क्रेन वो होती है जो बड़ा सा डंडा होता है, उस ऊपर कैमरा लगा होता है, तो मैंने वो चलाना सीखा। तो मैंने उसमें कई सारे वो किया। तब ये हुआ कि हाँ मेरा इंटरेस्ट जो है कैमरे में बन रहा है। तो मैंने कहा ठीक है भाई कैमरे में जाते हैं। तो फिर मैंने वहाँ से स्विच किया और एक दूसरे भैया के पास गया, उनसे मैंने फ़ोटोग्राफ़ी सीखी। तो लगभग मेरे को 2 महीने लगे फ़ोटोग्राफ़ी सीखने में, और मेरी ग्रेजुएशन में आ चुका था। तब मैंने इतना थोड़ा बहुत पैसा जमा कर लिया था कि मैंने एक कैमरा लिया 6D, और फिर मैंने शूट शुरू किए। एक दिन के मेरे को 5,500 रुपये हाफ़ फंक्शन बोले तो सगन जो होता है, जिसमें आप 12-1 बजे तक फ्री हो जाते हैं, उसे हाफ़ कहते हैं वेडिंग लाइन में। हाफ़ फंक्शन वो था मेरा, मैंने उसको किया। फिर मतलब और फुल होता है जो शादी होती है, जिसको आप बिल्कुल एकदम सुबह फेरे वेरे दिखा के विदाई करके जब जाते हैं, तो 5,500 रुपये हाफ़ फंक्शन के मिलते थे और 7,000 रुपये फुल फंक्शन के मिलते थे। तो मैं ज़्यादातर फुल फंक्शन करता था क्योंकि 2,000 रुपये का वो था। तो मैंने वो किया, और मतलब सुबह कॉलेज जाना होता था, रात में शूट करता था। तो कॉलेज से आके मैं 2-2.5 घंटे सोता था सिर्फ, और फिर वो सब चलता रहा मेरा। और मतलब फिर मेरे को कॉलेज की फ़ीस भरनी थी। तो मैंने देखा कि यार मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपनी कॉलेज की फ़ीस भर पाऊँ। तो फिर मैंने दिमाग लगाया कि यार मैं मतलब इस फ़ोटोग्राफ़ी से मतलब इतना नहीं हो पा रहा है कि मैं अपनी कॉलेज की फ़ीस भर रहा हूँ, तो मेरा फ्यूचर क्या बनेगा, क्यों ना एक जॉब की जाए। क्योंकि और मतलब तब तो मेरी 12th क्लियर हो चुकी थी। कॉलेज तो मेरा ऐसे शुरू हुआ कि मेरे को था फ़ोटो जर्नलिज़्म करना है, फ़ोटो जर्नलिस्ट बनना है, वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़ी करनी है। मेरे पास कैमरा भी था, तो मुझे नहीं पता था कुछ भी कि फ़ोटो जर्नलिज़्म कैसे की जाती है। मेरा एक दोस्त है आलोक, उसने मेरे को कहा तो वो फ़ोटो जर्नलिज़्म करना है तो मास कम्युनिकेशन कर। तो मैंने कहा वो तो बेंगलोर से होगा, क्योंकि प्रोफेशनल कोर्स है। तो मेरे को ये था कि प्रोफेशनल कोर्सेज सारे बेंगलोर से होते हैं, तो मैं बेंगलोर से होगा। तो उसने कहा नहीं, दिल्ली में बहुत सारे कॉलेजेस हैं। तो मैं ऐसे ही भटका, तो मेरे को एक प्राइवेट कॉलेज मिला, उसमें मैंने एडमिशन लिया, जैसे करके एडमिशन हो गया। तो वहाँ से पता चला कि यार मतलब फ़ोटो जर्नलिज़्म करने के लिए इस मास कम्युनिकेशन की ज़रूरत ही नहीं थी। तो खैर ये हुआ, मैंने एक जगह गुड़गांव में इंटर्नशिप की। फिर वहाँ से निकल के तो वहीं पे मेरे को 1 महीने की मैंने इंटर्नशिप की। उन्होंने कहा कि ठीक है आपको 2,000 रुपये देंगे हम लोग। तो उन्होंने 2,000 रुपये महीना शुरू किया। ऐसे करते 1 साल मैंने वहाँ पे जॉब की, तो लगभग 13,000 रुपये सैलरी हो चुकी थी उस समय मेरी। फिर ललन टॉप में वैकेंसी निकली इंटर्नशिप की, मैंने इंटर्नशिप की। तो मैंने कहा यार बड़ा प्लेटफॉर्म है, मैं ललन टॉप को फॉलो करता था, मेरा बड़ा प्लेटफॉर्म है, इंटर्नशिप ही सही कुछ सीखने को मिलेगा, छोड़ते हैं। तो मैंने यहाँ आया, ललन टॉप पे अप्लाई किया, वहाँ पे मेरा हो गया। तो यहाँ आया, तब मेरी यहाँ पे इंटर्नशिप के बाद जॉब भी लग गई, और अब मैं यहाँ पे लगभग 3 साल हो चुके हैं मुझे काम करते करते। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने को मिलता है। अगला नंबर है रजत सेन का। हमारे यहाँ जब घर वाले बच्चे को 10th के बाद मैथ्स या फिजिक्स दिलाते हैं तो प्लान होता है इंजीनियरिंग कराएंगे, लेकिन इस लड़के को बीटेक करना ही नहीं था, जर्नलिज्म करना था, डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनानी थी। और ये तब से ही स्पष्ट था जब वो कॉलेज की राह तलाश रहे थे।
सुनिए रजत सेन की कहानी। साल 2009 में मैंने 12th पास करी और 12th तक मेरे पास सब्जेक्ट्स थे नॉन मेडिकल, +1 +2 में नॉन मेडिकल था मेरे पास। 10th तक मैं निहायत ही एवरेज बच्चा था और पढ़ाई में, लेकिन मेरी ड्राइंग अच्छी थी। स्पोर्ट्स में मैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था। 11th में भी फ़ुटबॉल खेला करता था, लेकिन क्योंकि नॉन मेडिकल ले लिया था और पेरेंट्स चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूं, इसलिए मेरा स्पोर्ट्स छूट गया। +1 किसी तरीके से पास करी, +2 भी किसी तरीके से पास करी, लेकिन जब तक +2 के एग्ज़ाम दे रहा था तब भी नहीं पता था आगे जाकर क्या करना है सिवाय इंजीनियरिंग के। क्योंकि पापा का ये कहना था कि मैं इंजीनियर ही बनूं, तो मुझे लगता था कि मेरे पास तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है, मुझे भी इंजीनियर ही बनना होगा। जबकि जर्नलिज़म का इन्फ्लुएंस था मेरे पर, क्योंकि मेरे पापा एक न्यूज़पेपर पब्लिकेशन से आते हैं, द ट्रिब्यून से, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जर्नलिस्ट से वास्ता पड़ता रहा और जर्नलिज़म का इम्पैक्ट भी शुरू से पता चलता रहा। नंबर कम थे, ये मेरे लिए अच्छा रहा। मेरी मम्मी ने एकदम बिल्कुल मेरे लिए जा सिमरन जा वाला मोमेंट हो गया। मम्मा ने मुझे कहा कि तूने जो करना है अच्छे से कर ले, तुझसे अगर साइंस नहीं होती है तो तू मत कर। और मतलब जब तब तक जितनी नर्वसनेस थी, टेंशन थी, या बोलने का डर था कि पता नहीं मैं बोल सकता है नहीं, कि मुझे क्या करना है आगे जाकर, तो एकदम मेरे मुंह से निकला कि मेरे को जर्नलिज़म करना है। अब जर्नलिज़म भी बहुत वाइड एक सब्जेक्ट है, उसमें भी आगे जाकर आपको क्या करना है क्या नहीं करना ये डिसाइड करना होता है। लेकिन उस टाइम के लिए मुझे लगा कि जर्नलिज़म कह दिया है, जर्नलिज़म परस्यू करते हैं, करते करते आगे देखा जाएगा क्या कब कैसे होगा। ग्रेजुएशन शुरू हुई मेरी चंडीगढ़ में और फर्स्ट ईयर मेरा नॉर्मली निकला थ्योरीज़ पढ़ के। सेकेंड ईयर में मनदीप सोडी एक डायरेक्टर है हमारे वहाँ पर, मुंबई में भी असिस्ट करके आए थे, उनका मेरे से वास्ता पड़ा और वो एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। उनकी डॉक्यूमेंट्री में मैं किसी तरीके से शामिल हुआ, तो पहली बार अपनी लाइफ में मैं फ़िल्म मेकिंग का प्रोसेस देख रहा था कि कैसे डॉक्यूमेंट्री बनती है, कैसे काम होता है। और मैं उनसे रिक्वेस्ट कर करके कि सर मुझे प्लीज़ इसमें हिस्सेदार बनाइए, मुझे कुछ करना है, असिस्ट करना है, मुझे सेट पे बुला लीजिए। तो वो एग्री कर गए और मैं वहाँ जाता रहा। वहाँ से मेरी कैमरे से दोस्ती शुरू हुई और मीनवाइल मैंने फ़ोटोग्राफ़ी शुरू करी। मेरे पास फ़ोन था, मैं फ़ोन से फ़ोटोग्राफ़ी करता था। करते करते मुझे अच्छा लगने लगा और एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया तो वहाँ फर्स्ट भी आ गया। ये सेकेंड ईयर की बात है। और तब तक एक डॉक्यूमेंट्री जो मनदीप सोडी बना रहे थे, इसमें हम असिस्ट कर रहे थे, वो रिलीज़ हो गई थी। उसका रिस्पांस काफ़ी अच्छा था, फ़ोटोग्राफ़ी में प्राइज़ मिल रहे थे। तो लाइफ का वो मोड आ रहा था जहाँ पर जब आप कुछ कर रहे हो उसको समाज के साथ साथ आप खुद भी अप्रिशिएट कर रहे थे, अदरवाइज़ एक कॉन्ट्राडिक्शन हमेशा रहती है। और उसके बाद जाकर जैसे मेरा सेकेंड ईयर ख़त्म हुआ, मैंने अपने पापा को कहा कि मुझे कैमरा चाहिए। आज की डेट में सोचता हूँ तो 50-60 हज़ार का कैमरा दिलाना बहुत बड़ी चीज़ लगती है, लेकिन उन्होंने दिलाया, एक लैपटॉप दिलाया। वो मुझे लगता है कि मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट रहा। 2010 का साल। टेक्निकलिटीज़ में मैं हमेशा से अच्छा था, लेकिन ये नहीं पता था उसको करियर में कैसे तब्दील किया जा सकता है। मैं फ़ोटोशॉप करने लगा, मैं वीडियो एडिट करने लगा, मैं फ़ोटोज़ खींचने लगा। वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ और मैं डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाने लगा। डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई, अच्छा रिस्पांस मिला। टेक्निकल उसकी नॉलेज मैंने किसी से ली नहीं थी, पर कर रहा था, करते करते आ रही थी और रिज़ल्ट अच्छा दे रही थी, तो मुझे लगा कि सब अच्छा ही है, बढ़िया है। चलता रहा, डॉक्यूमेंट्रीज़ बनती रही। साल में एक दो करके डॉक्यूमेंट्रीज़ बनती रही और प्यार डॉक्यूमेंट्रीज़ के लिए इतना बढ़ने लगा कि जब साल 2013 में मेरी पहली बार नौकरी लग रही थी ABP न्यूज़ दिल्ली में, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करके ट्रांसफ़र करवाई कि मुझे चंडीगढ़ भेज दीजिए, वरना हर किसी को हेड ऑफिस में रहना अच्छा लगता है, लेकिन मेरे को लगा चंडीगढ़ चला जाऊंगा, मेरा घर है वहाँ पर, तो घर पे जाकर और डॉक्यूमेंट्रीज़ बना पाऊँगा। उस साल मैंने 4 डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई, जिनमें से एक को इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला। और ऐसे ही करते करते टेक्निकल फील्ड में ग्रो करने लगा। ABP में जॉब करी, मुंबई गया कुछ टाइम के लिए, फिर मैं IFCO आया। IFCO में मैं प्रोडक्शन स्पेशलिस्ट था और फिर ललन टॉप शुरू हुआ। ललन टॉप की शुरुआत में मैं यहाँ जुड़ गया और अब ये मेरा 5+ 6 साल है ये। और यहाँ पर भी अगर करियर ग्रोथ की बात करें तो आया था तो इकलौता था, पता नहीं था कि वीडियो में कितना एक्सपैंड करना है। वो वीडियोस का दौर भी नहीं आया था पूरी तरीके से, क्योंकि जियो लॉन्च नहीं हुआ था। उसी साल 8-10 महीने बाद जियो लॉन्च होता है, चीज़ें बदलने लगती है ग्रेजुअली, और टेक्स्ट से जो वीडियोस का ज़ोर था वो एकदम शिफ्ट हो जाता है इस तरफ को। और इसी के चलते चलते आज हमारी टीम जो है लगभग 22 लोगों की टीम है प्रोडक्शन की, जिसमें हम सब लोग मिलकर वो डिपार्टमेंट चला रहे हैं। और मुझे कहते हुए बेहद खुशी होती है कि जिस ललन टॉप को बनाने के वक्त हमने नहीं सोचा था कि वीडियोस पे इतना ज़्यादा ज़ोर रहेगा और ये यहाँ पर वीडियोस ही फ्यूचर होंगी,
वही वेबसाइट आज वीडियो फर्स्ट वेबसाइट है और ये मेरे लिए बेहद खुशी की बात है। आप लोग हमारी वीडियोस खूब सराहते हैं। हमने लेटली पिछले 6-7 महीने पहले ही डॉक्यूमेंट्रीज़ बनानी शुरू करी। मेरा पैशन था कि मेरे को किसी भी तरीके से डॉक्यूमेंट्रीज़ बनानी है। वो बीच में 4-5 साल का बहुत ज़्यादा गैप रहा। मैं रिपोर्टिंग कर रहा था, कुछ कर रहा था या टीम एक्सपैंड कर रहे थे। अल्टीमेटली डॉक्यूमेंट्रीज़ बना रहे हैं और दोबारा बना रहे हैं तो वो पहले प्यार की तरह उतना ही चाव चढ़ा हुआ है बनाने में। अभी भी एक डॉक्यूमेंट्री का ही एडिट कर रहा हूँ, शूट करके आए हैं हम लोग बनारस में। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है इस वक्त कि करियर के ग्रोथ के साथ साथ जो मैं हमेशा से करना चाहता था वो मैं कर रहा हूँ। इस पूरी बात के पीछे जो निष्कर्ष है मेरी तरफ से वो यही है कि हमें कोई फेल हो जाता है, किसी के नंबर कम आते हैं, किसी को कहीं एडमिशन नहीं मिलती तो लगता है कि सब बंद हो गया, मेरे करियर का क्या होगा। लेकिन मेरे शुरुआती साल में एक मेरे टीचर थे हरीश मिगलानी, वो मुझे कहा करते थे कि किसी पढ़ाई के किसी भी 2 साल में जमकर मेहनत कर लो तो आपका कुछ ना कुछ बन जाता है। तो शायद वो मेरी मेहनत ग्रेजुएशन और IMC के टाइम पर रही होगी। वो भी नहीं हो पाती है तो जो आप में करने की चाहत है उसको किसी ना किसी तरीके से परसीव करिए। ये शायद कहने और देखने में आसान लगता होगा कि जिस प्लेटफॉर्म पर इस वक्त हम बैठे हैं यहाँ पे तो हमारे को हर चीज़ की अवेलेबिलिटी है, सब चीज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। हमने फार्मर्स प्रोटेस्ट की जो पहली डॉक्यूमेंट्री यहाँ बनाई वो रात के 3 बजे हम लोगों ने फाइनल किया कि हम ये डॉक्यूमेंट्री करने जा रहे हैं। पहली डॉक्यूमेंट्री थी लल्लन टॉप की और अगले दिन सुबह हम गए हैं। कोरोना से मैं जब निकला था, छुट्टी थी मेरी मैंने बोला कि हम वीक ऑफ वाले दिन भी इसको शूट करेंगे, एडिट करेंगे और वो हमने 20-22 मिनट की डॉक्यूमेंट्री लगभग 3 से 4 दिन में मैक्सिमम कंप्लीट करी, फाइनल की, पब्लिश हुई और बहुत ज़्यादा प्यार मिला। वो जो हर्डल्स हैं वो अभी भी जारी हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी जो करना चाहते होंगे उसको किसी न किसी तरह परस्यू करने की कोशिश करते रहेंगे एक बैलेंस के साथ। अब बात सुरेश की, बात उस लड़के की जिसके पिता किसान, परिवार की आर्थिक स्थिति खराब, जीवन में बस एक नौकरी मिल जाए इतना ही शुरुआती लक्ष्य। कोई काम चाहिए था जहां से पैसे आ सके। कभी सोचा नहीं था कैमरे पर आने या पत्रकारिता करने जैसा कुछ करेंगे। 10वीं के बाद बायो की पढ़ाई की, फिर JNU पहुंचे और विदेशी भाषा में ग्रेजुएशन किया और अब हमारे साथ हैं। आपके लिए लल्लन टॉप शो लिखते हैं, कश्मीर जाकर रिपोर्टिंग करते हैं। सुनिए राजस्थान से आए सुरेश की कहानी। तो मेरी शुरुआती पढ़ाई जो है वो गांव से हुई है, ज़्यादातर पढ़ाई गांव से ही हुई है स्कूल की। और जब मैं 10th में था तो फिर मेरे पास ये असमंजस की स्थिति थी कि अब आगे क्या करना है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है, क्योंकि 11th में आपको एक सब्जेक्ट चुनना होता है। तो मैं थोड़ा सा एवरेज से बेहतर स्टूडेंट था, मतलब जो 75% आने वाले स्टूडेंट होते हैं उस तरह का। तो फिर लोगों ने सलाह दी कि आपको बायो लेनी चाहिए, उसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो अपने को ज़्यादा कुछ पता होता नहीं था, घर वालों को भी नहीं पता था, तो जो भी लोगों ने बताया तो हमने बायो ले ली। बायो के बाद भी ठीक था, उसमें 12th में भी मेरे अच्छे मार्क्स आए थे। पर फिर आगे स्थिति ये थी कि यार अच्छे मार्क्स आए तो फिर आपको PMT की तरफ जाना चाहिए। पर PMT के लिए ये था कि फिर कोचिंग करनी पड़ेगी आपको, हो सकता है एक बार में ना हो। तो कोचिंग के लिए फिर घर वालों के पास पैसे नहीं थे, तो फिर वो थी कि यार नहीं वो तो उस तरफ तो नहीं जाना है, कुछ और ही करना है। तो फिर और क्या करना है, कोई ऑप्शन फिर वो हो जाता है कि यार अब जो डिसीजन लेंगे शायद वो पूरी लाइफ फिर वो उसी को वहन करना पड़ेगा। तो सोच समझ के लिए, लेकिन क्या ही सोच समझ के लेते, उस तरह की कोई मौके थे नहीं या जानकारी भी नहीं थी। तो फिर कहीं से मुझे जानकारी मिली कि JNU जैसी एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पर स्कॉलरशिप भी मिलती है और अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो उसका फिर मैंने ग्रेजुएशन के लिए फॉर्म भरा, एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी की, मेरा हो भी गया। और वो मैं मतलब बहुत ही बड़ा मोमेंट था मेरे लिए, क्योंकि एक ऐसी जगह से जहाँ पर लोग JNU के बारे में जानते भी नहीं थे, वहाँ से मैं एक बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी में आ रहा था। एकदम ड्रीम कम ट्रू वाली कंडीशन थी, वो सिचुएशन थी। तो मेरी ग्रेजुएशन हुई JNU में और उसके बाद फिर लैंग्वेज में भी बहुत ज़्यादा मेरा मन नहीं लगा, तो मैं जर्नलिज़म की तरफ आया और मैंने IIMC से जर्नलिज़म में डिप्लोमा किया और TV में नौकरी की, क्योंकि मेरे को घूमने फिरने का और उस तरह दिखने का, लोगों से बात करने का इस तरह का शौक़ था। पर वो TV में फिर उस तरह की चीज़ें रही नहीं। तो TV के बाद फिर मैंने लल्लन टॉप आया और यहाँ पे फिर पूरा मुझे जो मैं करना चाहता था या जो मैं करना चाहता हूँ वो सारे मौके मुझे मिल रहे हैं। मुझे कश्मीर जाकर रिपोर्टिंग करने का मौका मिला और भी कई जगह रिपोर्टिंग का मौका मिला। तो मुझे लग रहा है कि ऐसा नहीं है, उस प्रेशर में नहीं रहना चाहिए कि आप 12th में कोई डिसीजन ले लिया या किसी एक सब्जेक्ट को आपने चुन लिया तो शायद पूरी ज़िंदगी वही आपको उसी के तले आपको रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, आप बाद में भी कोर्स करेक्शन कर सकते हैं। और मेरे केस में यही हुआ कि मेरा
ट्वेल्थ एक सब्जेक्ट से था, फिर ग्रेजुएशन दूसरे सब्जेक्ट से था, और अब जिस करियर में हो वो मैंने बाद में तय किया था, और सब चंगा चल रहा है। और अब बारी आशीष प्रदीप की। हमारे बीच बहुत से लोग होते हैं जो ट्रेंड देखकर दूसरों की देखा देखी कोई करियर चुन लेते हैं। इंजीनियरिंग को लेकर इनका ऐसा ही मामला था, लेकिन आप जबरदस्ती उधर फंस गए हों तब भी कोर्स करेक्शन के मौके रहते हैं। उसका भी यही महाशय उदाहरण है। आप बीटेक के बाद भी वो कर सकते हैं जो करना चाहते हैं, और इसकी मिसाल है ये महाशय, हमारे सोशल मीडिया एडिटर आशीष। सुनिए इनकी कहानी। हाय, मेरा नाम है आशीष। तो 12वीं के बाद क्या करें वाला सवाल हम लोगों के सामने भी था। हमारे टाइम पे हर कोई इंजीनियरिंग कर रहा था, और मैं भी मैथ्स से था, इसलिए मैंने भी इंजीनियरिंग कर ली सभी की तरह। कोई अच्छा कॉलेज तो मिला नहीं, तो एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से मैंने इंजीनियरिंग की, और वो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज था, और जैसा एवरेज प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज होता है वो वैसा ही था। तो ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ, उसके बाद हम लोगों के सामने सवाल था कि अब क्या करें। इधर उधर हाथ पैर मारे, संविदा के पेपर निकलते थे, संविदा के पेपर में दिया करता था। बाद में कन्फ्यूजन और बढ़ा, संविदा आपको टीचर नहीं बनना है, तो उसके बाद मैंने बैंक की ओर जाना तय किया। बैंक, PO, IBPS वगैरह के एग्ज़ाम वगैरह दिए, उसमें भी ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। उसके बाद मेरा लिखने में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था, मैं सटायर लिखा करता था, फ्रीलांस काम किया करता था, थोड़ा कुछ न्यूज़ चैनल्स के लिए किया, थोड़ा FM चैनल्स के लिए भी मैंने फ्रीलांस काम किया। और फिर जब लल्लन टॉप शुरू हुआ तो मैं लल्लन टॉप में आ गया, और फिलहाल मैं सोशल मीडिया हेड हूँ। तो मोटा मोटी मेरी कहानी ऐसी थी कि पहले मैं कंफ्यूज था, हाँ 12वीं के बाद, ग्रेजुएशन के बाद भी मैं कंफ्यूज था, लेकिन मेरी रुचि थी लिखने पढ़ने में, तो मैं उसकी ओर आ गया। आप ठीक समझ लो। अब आखिरी में 2 कहानियों का जिक्र। सबसे पहले तो हमारी उन साथी की कहानी जिन्होंने पिछले दिनों ही संस्थान को अलविदा किया है ताकि विदेश में जाकर अपनी दुनियादारी को और बेहतर कर सकें। स्वाति की कहानी। स्वाति जब पूर्वोत्तर में नौकरी कर रही थी तब उन्हें लगा कि वहाँ पर अकेले रहकर वहाँ के हालातों को सीखा समझा जा सकता है। इसके लिए परिवार की मुखालफत भी झेली। फिर स्वाति दिल्ली आई, अलग अलग मीडिया संस्थानों में काम करने लगी। जब उनका मन हुआ कि वो वीडियो करें, कैमरे के सामने आए, रिपोर्ट करें, तो स्वाति की आवाज़ का मजाक उड़ाया गया। उन्हें इस लायक नहीं माना गया कि वो कैमरे के सामने आए। उसके बाद स्वाति लल्लन टॉप में आई, और लल्लन टॉप में आपकी वजह से हमें हमेशा ये भरोसा रहा कि अगर नीयत दुरुस्त है बात कहने की तो कोई भी बात कह सकता है। और उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री। स्वाति ने दुनियादारी शो लिखना शुरू किया, एंकर करना शुरू किया, लोकसभा चुनाव में रिपोर्टिंग की, और कोरोना की रिपोर्टिंग तो आप सब ने देखी। तो स्वाति के ऊपर भी बहुत दबाव थे, सब तरह के दबाव जो हमारा समाज लड़कियों के ऊपर डालता है। चश्मा लगाती है, कॉम्प्लेक्शन ऐसा है, करियर में क्या होगा, आदि इत्यादि। पर इन सब को धता बताते हुए स्वाति लगातार सफलता की कहानियाँ लिख रही हैं। और आखिरी में मैं अपनी कहानी भी थोड़ी सी बता देता हूँ। शुरुआत में पढ़ाई में अच्छा था। माँ और ताई परेशान रहती थी कि इसको शैतानी से कैसे रोकें, क्योंकि कुछ होमवर्क देती तो फटाक से हम लिख लेते। पहाड़ा भी 20 तक खूब जल्दी याद कर लिया था, 13 के पहाड़े पर अटकते भी नहीं थे। फिर कानपुर में जाकर पढ़ाई की, वहाँ भी सब ठीक चला। पर हमें 8वीं 9वीं 10वीं से ये समझ में आ गया था कि मन इतिहास और हिंदी साहित्य पढ़ने में खूब लगता है। हमारे आचार्य जी थे सुमन जी, जब वो आते और वंदे मातरम की कहानी सुनाते तो हमें खूब रोमांचक लगता। जब हमारे इतिहास के आचार्य आकर हमें इतिहास के सबक बताते तो खूब रोमांचक लगता। और मैथ्स का क्या था, साइंस का क्या था, पास हो जाए, बढ़िया से पास हो जाए काफ़ी है। दिल धड़ाक नहीं करता था उन फॉर्मूलों को देखकर। फिर 11वीं और 12वीं का दौर आया, हमारी मैथ्स और साइंस से कट्टी होनी शुरू हो गई, किसी तरह घिसट घिसट कर पास। और मास्टर साहब का तो ये कहना था ये पक्का नाम डुबोएगा, अपना भी और विद्यालय का भी। पर किसी तरह कहानी पार लग गई। फिर दबाव हुआ, होनहार वो है जो गणित पढ़कर IIT निकाले, अगर IIT नहीं निकाला तो जीवन व्यर्थ है। इसी दबाव के तहत IIT के लिए कानपुर के कोचिंग के मक्का काका देव के तमाम सुनाम धन्य मास्टरों के यहाँ दाखिला हो गया। पर जो समझ में ना आए तो फिर आगे क्या करें। कितनी ही देर चील बिलौआ बनाते रहें रजिस्टरों के पीछे, तब तो मोबाइल भी नहीं था मन भटकाने को। तो सिलसिला चलता रहा। वहां से मुक्ति मिली तो दाखिला करवा दिया गया BSc में कि साइंस तो पढ़ना जरूरी है, लड़के हो और साइंस नहीं पढ़ोगे, आर्ट्स की पढ़ाई करोगे तो जिंदगी में क्या ही कर पाओगे।
लेकिन हमको कुछ समझ में तब भी नहीं आता था। किसी तरह ढरकते हुए पास हो जाते थे। मैथ्स में स्पेशल फंक्शन का जो रजिस्टर था उसके बीच में रखकर कभी काशीनाथ सिंह की किताब पढ़ते थे, कभी राज कॉमिक्स की कहानियों में खूब मन लगता था। वो कहानियाँ चाहे मनोहर कहानियाँ में छपी हों या इंडिया टुडे या माया या आउटलुक या तहलका जैसी मैगजीन में छपी हों। और हमको समझ में आ गया था बड़ी छलांग मारनी है तो ऐसी जगह जाना होगा जहाँ पर कहानियाँ पढ़ने पर रोक ना हो। तो हम ग्रेजुएशन के बाद JNU आ गए और यहाँ पर हमको नहीं टोका गया। यहाँ पर हमारे बुंदेलखंडी लहजे का मजाक नहीं उड़ाया गया। और उसके बाद की कहानी थोड़ी बहुत तो आपके सामने है ही। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये लल्लन टॉप का इंटरनेशनल न्यूज बुलेटिन दुनियादारी पे है। दी लल्लन टॉप शो की चुनावी यात्रा है। क्या है दुनियादारी? दुनिया को जानने का जतन या दुनिया में जीने का जतन? बदलने को तो एक पल भी काफी, घड़ी भर में कितना बदल जाता है। हॉलीवुड के एक एक्शन स्टार है विन डीजल। ये भोकाल से आगे नहीं जा पा। बबुना ये पोस्टर चिपका रहे थे, बबुना को देख के हमारी गाड़ी रुक गई। तो यार ये बताओ, तुम कितना पोस्टर है तुम्हारे झोले में? 50 पोस्टर। किसने दिया ये पोस्टर? हाल मालिक। सिर्फ एक वोटर के लिए, जो यहाँ के साधु हैं भरत दास जी, उनके लिए चुनाव आयोग पोलिंग बूथ लगाता है। ये पूरी दुनिया में एक नायाब उदाहरण है। अब मैं देश की कहानियाँ कहना चाहता हूँ और ये मैं कह पा रहा हूँ क्योंकि 12वीं के बाद उस दबाव को झेल ले गया जो मुझे जबरन बीटेक की राह में धकेलने को था। मेरे कई साथी हैं जिन्होंने बीटेक किया, जो देश के दुनिया के सर्वोच्च संस्थानों में काम कर रहे हैं क्योंकि वो बीटेक करना चाहते थे। इन सब कहानियों के पीछे, लल्लन टॉप के 10 लोगों की कहानियों के पीछे मकसद क्या है हमारा, वो समझिए। 10वीं या 12वीं के बाद लिया फैसला आपकी पूरी जिंदगी तय नहीं करता। इसे जीवन मरण का फैसला मत बनाइए। इतना तनाव मत लीजिए, ना ही अपने बच्चों को दीजिए। बहुत मौके आएंगे, कोर्स करेक्शन के मौके भी आएंगे। हमारा ही देख लीजिए, BSc किया, फिर MA हिंदी किया, उसके बाद जर्नलिज्म की पढ़ाई की, फिर MPhil किया और अब आपके सामने है। तब कहाँ सोचा था कि ये सब करूँगा, पर बहता पानी रास्ता तलाश लेता है। हमारे पत्रकारिता के कई गुरुओं में से एक गुरु हैं अरुण पुरी। उनसे हमने एक दफ़ा ये सवाल पूछा कि परवरिश के दौरान आपने किन बातों का ख्याल रखा। उन्होंने 3 शब्दों का जवाब दिया: गुड हेल्थ, गुड एजुकेशन एंड गुड मेमोरी। आप अपने बच्चों के खान पान का, उनके स्वास्थ्य का खूब ख्याल रखिए। उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा दीक्षा करवाइए जिसमें उनका मन लगे और उनके साथ खूब समय व्यतीत करिए। इससे बेहतर परवरिश आप नहीं दे सकते और उसके बाद वो अपना रास्ता तलाश लेंगे। फिर से कह रहा हूं, अपने बच्चों पर बेजा दबाव मत दीजिए। मत बताने दीजिए किसी पड़ोस के अंकल को कि आपके बच्चे के लिए क्या सबसे अच्छा है। उसके साथ बैठिए, उसके तमाम विकल्पों पर बार बार लगातार विचार करिए, उसे अपने मन की करने दीजिए, क्योंकि स्थानापन्न वाला जीवन चलता नहीं।